हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पीएच स्केल और पीएच स्केल से रिलेटेड इसके डेली लाइफ इंपॉर्टेंस और कॉमन सॉल्ट से बनने वाले कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करें। ये सारे के सारे कंपाउंड्स और पीएच स्केल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड द क्लास। स्टूडेंट्स, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। पीएच स्केल क्या है? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है एसिड और बेस की स्ट्रोंगनेस का पता करने के लिए। ठीक है, एसिड और बेस कितने स्ट्रोंग है इस चीज का पता करने के लिए हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं, जिसे हम पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल के अंदर पी जो वर्ड है, ये पी वर्ड, इसका मतलब होता है पोटेंज। पी का मतलब होता है पोटेंज। पी का मतलब होता है पोटेंज, जो कि एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, और पोटेंज की मीनिंग होती है पावर। ठीक है, पोटेंज का मीनिंग क्या होता है? पावर। ये चीज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है कि पोटेंज कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? जर्मन लैंग्वेज का। और पोटेंज का मीनिंग क्या होता है? पोटेंज का मीनिंग होता है पावर। ठीक है, पावर। बेसिकली पीएच स्केल जो है वो पावर चेक करता है। पीएच स्केल किसकी पावर चेक करता है? पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की पावर को, पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की पावर को चेक करता है। ठीक है, यानी कि एसिड और बेस जिसको हमें टेस्ट करना है, उस एसिड और बेस में H प्लस आयन का अमाउंट कितना है, उस बेस पर हम उसकी स्ट्रोंगनेस और उसकी वीकनेस का पता करते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जिसका यूज करते हैं हम एसिड और बेस की स्ट्रोंगनेस का पता करने के लिए। अब देखो, आपके सामने एक पीएच स्केल बनी हुई है। अब इसमें क्या है? ये पीएच स्केल है। इस पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक नंबरिंग होती है। ठीक है, इसमें 7 जो है, 7 ये होता है न्यूट्रल। 7 होता है न्यूट्रल, और 7 होता है न्यूट्रल। उसके अलावा जैसे ही हम 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो इधर एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, और अगर हम 7 से 14 तक बढ़ते हैं तो इस तरफ जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होना, इसका मीनिंग क्या है? एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब H प्लस आयन जो है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन या उसका अमाउंट बढ़ रहा है। ठीक है, H प्लस बढ़ रहा है, और इसके साथ ही जो हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस आयन है, इसकी मात्रा या इसका अमाउंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं। इधर इस तरफ बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है या बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। 7 से 14 तक बढ़ने पर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस तरफ जो है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन या उसका अमाउंट डाउन हो रहा है, और OH या हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। पीएच स्केल से रिलेटेड कुछ चीजों की स्पेसिफिक पीएच है, वो आपको याद रखनी है। जैसे हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस की पीएच कितनी होती है? 1.2। उसके अलावा लेमन जूस की पीएच कितनी होती है? 2.2। उसके अलावा हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड और प्योर वाटर, इसकी पीएच कितनी होती है? 7.4। ब्लड की पीएच इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी पीएच होती है कितनी? 10 MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच कितनी होती है? 10। उसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसकी पीएच होती है 14। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो पीएच स्केल से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे तो ये सारी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी, और ये सारी चीजें आपको समझ में भी आएगी। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? पीएच का हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है? अब हम देखेंगे वाई डज पीएच मैटर इन आवर डेली लाइफ। पीएच हमारे डेली लाइफ में मैटर क्यों करती है या क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अब इससे रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट आता है एसिडिक रेन वाटर की पीएच। ठीक है,
अगर रेन वाटर की पीएच एसिडिक रेन कब होती है, एसिडिक रेन कब होती है, एसिडिक रेन कब होती है, एसिडिक रेन होती है अगर रेन वाटर की पीएच जो है, रेन वाटर उसकी पीएच कितनी होती है, उसकी पीएच अगर 5.6 से डाउन हो जाती है तो फिर ऐसी रेन क्या कहलाती है, ऐसी रेन कहलाती है एसिडिक रेन। और ये एसिडिक रेन जो है ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए या एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है, इससे उनकी लाइफ डिफिकल्ट बनती है। और उसके अलावा जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी ये क्या करती है, डीके करती है, वहां उनको भी ये नुकसान पहुंचाती है। तो एसिडिक रेन बेसिकली हार्मफुल होती है। और एसिडिक रेन किसको बोलते हैं, एसिडिक रेन वो रेन जिसमें रेन वाटर की पीएच कितनी हो जाती है, 5.6 से डाउन हो जाती है, उसको हम बोलेंगे एसिडिक रेन। ठीक है। उसके अलावा दूसरा आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की पीएच। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक फिक्स पीएच रेंज पे काम करता है। हमने अभी देखा था पिछले सेक्शन में कि हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी होती है, 1.2। ठीक है। इसका मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मीडियम है वो कैसा होता है, स्टमक का मीडियम है वो एसिडिक होता है। ठीक है। अब हमारे स्टमक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज होता है। कौन सा एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड का हमारे स्टमक में क्या काम है, इसको जब हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब क्या होता है, हमारे स्टमक में जब कभी एक्सेस एसिड रिलीज हो जाता है तो इसकी वजह से पेन होता है, इरिटेशन होती है और स्टमक में हमें जलन फील होती है। ठीक है। अब क्या होता है, इस एसिड के अमाउंट को वापस कंट्रोल करने के लिए या इस एसिड की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जब हमारे स्टमक में ये एसिड ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। ठीक है। एसिडिटी होती है तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में पेन होता है और इरिटेशन होती है। ठीक है। इस कंडीशन को वापस ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे माइल्ड बेसिस का यूज करते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एंटासिड्स। क्या बोलते हैं, एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या है, वो सब्सटेंसेस जो हमारे स्टमक के एसिड को वापस क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसकी मात्रा को कम करते हैं और पेट में इरिटेशन या हमें एसिडिटी से रिलीफ दिलाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते थे, सॉल्ट और वाटर, और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूलिफाई कर देते हैं। ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टमक के एसिड के एक्सेस अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे माइल्ड बेसिस का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है चीज, एंटासिड्स ध्यान रखने। उसके अलावा नेक्स्ट जो आता है सॉइल की पीएच। प्लांट जो है वो क्या करते हैं, सॉइल की पीएच कितनी होनी चाहिए। सॉइल की पीएच का मतलब ऐसा है कि जैसे प्लांट जो है ना एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं और ना ही बेसिक सॉइल में ग्रो करते हैं। इसका मतलब क्या है, प्लांट जो है एक फिक्स पीएच या न्यूट्रल पीएच 7 के आसपास, 7 के अराउंड पीएच पे ही काम करते हैं, या उसी पे 7 के अराउंड पीएच पे ही प्लांट की जो है वो हेल्दी ग्रोथ होती है। ठीक है। अब क्या है, अगर हमारे फील्ड की जो सॉइल है वो ज्यादा एसिडिक है या उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, हमारे सॉइल की जो पीएच है उसका पीएच कितना हो जाएगा, उसका पीएच 7 से डाउन हो जाएगा। अगर हमारे फील्ड की पीएच 7 से डाउन है तो उसको वापस कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स किस चीज का यूज करते हैं, उसको वापस कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, जिसको हम बोलते हैं चूना। ठीक है। उसके अलावा हमारे फील्ड की जो सॉइल है, हमारे फील्ड की सॉइल जो है उसकी पीएच अगर 7 से ज्यादा है, इसका मतलब फील्ड की सॉइल जो है वो कौन सी नेचर की है, वो बेसिक नेचर की है। ठीक है। अब बेसिक नेचर की सॉइल को वापस कंट्रोल करने के लिए या सॉइल की बेसिकनेस को कंट्रोल करने के लिए हम उसमें किसका यूज करते हैं, उसमें हम ऑर्गेनिक मेन्योर का यूज करते हैं। ऑर्गेनिक मेन्योर क्या होते हैं, गोबर वाली खाद या कंपोस्ट खाद, उसका यूज करते हैं, कंपोस्ट मेन्योर का। ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब क्या है, अगर हमारे माउथ की पीएच जो है एक रेंज से लो हो जाती है तो हमारे टूथ का डीके स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दांत जो है वो सड़ने लग जाते हैं। ये कब होता है, अगर हमारे माउथ की जो पीएच है वो 5.5 से डाउन हो जाती है, यानी कि ज्यादा एसिडिक हो जाती है। एसिडिक होने पर क्या हो जाएगा,
हमारे टूथ का जो है वो डीके स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा टूथ का डीके? इसलिए स्टार्ट होगा, ये प्रोसेस कैसे काम करती है? आपने फर्मेंटेशन सुना होगा। फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन में क्या होता है? शुगर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फर्मेंटेशन की प्रोसेस में शुगर जो है, माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया जो है वो शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद में अगर मुंह को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, दांतों को साफ नहीं करते हैं, तो उस दौरान क्या रहते हैं, फूड के जो पार्टिकल्स है वो हमारे दांतों के ऊपर स्टिक रह जाते हैं, और बाद में क्या है, माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया जो है उस फूड शुगर को या उस नेचुरल शुगर को फर्मेंटेशन की प्रोसेस से एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वो फूड शुगर एसिड में कन्वर्ट हो जाती है तो माउथ की जो पीएच है वो 5.5 से डाउन हो जाती है, और इस कंडीशन में क्या होने लगता है, इस कंडीशन में हमारे दांतों का जो इनेमल है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि क्या है, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसका डीके स्टार्ट हो जाता है, ये सड़ने लग जाता है। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए हम बेसिक टूथपेस्ट का यूज करेंगे। ये नहीं कि हमें हमारे लिए कौन सा टूथपेस्ट बेस्ट रहता है, बेसिक नेचर का। ठीक है, बेसिक टूथपेस्ट का यूज करके हम टूथ डीके को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद में हमें टूथ डीके को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, माउथ को रात में खाना खाने के बाद में मुंह को, दांतों को बेसिक टूथपेस्ट से अच्छे से साफ करना चाहिए, और सुबह उठने के बाद भी हमें क्या करनी चाहिए, दांतों को बेसिक टूथपेस्ट से क्लीन करने चाहिए, माउथ को क्लीन करना चाहिए। चलिए अब आता है नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंस है पीएच की, नेक्स्ट जो पीएच की इंपॉर्टेंस है वो क्या है, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या है, नेचर ने कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आंट है, आंट बी, इनको क्या है, इनकी खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए नेचर ने इनको क्या दिया है, एसिड दिया है। नेचर ने इनको एसिड दिया है। आपको पता होगा जब कभी आंट जो है, कभी हमारे स्किन के ऊपर आंट स्टिंग हो जाती है या बी स्टिंग हो जाती है, कभी जाते जाते हमें मधुमक्खी ने काट लिया या चींटी ने काट लिया, तो उस दौरान क्या होता है, जिस जगह हमें मधुमक्खी या चींटी ने काटा है उस जगह हमें इरिटेशन फील होती है, और इरिटेशन के साथ ही वो एरिया रेड रेड हो जाता है और वहां पे पेन होने लगता है। ठीक है, रेड एरिया रेड हो जाता है और पेन होने लगता है। ये पेन और एरिया रेड होने का क्या रीजन है, आंट स्टिंग और बी स्टिंग, इनके अंदर एक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। इस मिथेनोइक एसिड की वजह से ही क्या होता है, जब हमें आंट स्टिंग हो जाती है या बी स्टिंग हो जाती है तो हमें क्या होता है, पेन होता है और इरिटेशन होती है। तो आंट को, बी को, इनको, या फिर एक प्लांट होता है नेटल प्लांट, उसकी लीफ भी जब कभी हमारे टच हो जाती है तो हमें पेनफुल फीलिंग होती है, या फिर क्या होता है, हमें दर्द होता है, इरिटेशन होती है। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, इन सारी चीजों से हमारी स्किन के अंदर एक एसिड रिलीज होता है जिसका नाम है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, अब जब कभी आंट स्टिंग हो जाए या बी स्टिंग हो जाए तो उस चीज को वापस कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा जैसे माइल्ड बेसिस का यूज करते हैं। यानी कि जब कभी अगर हमें मधुमक्खी ने काट लिया है, ठीक है, बी स्टिंग हुआ है, मधुमक्खी ने काट लिया, तो उस जगह हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा जो है उसको लगाएंगे पानी में मिला करके, तो क्या हो जाएगा, वो इरिटेशन और पेन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इस में हमने देखा कि पीएच जो है हमारी डेली लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आती है सॉल्ट फैमिली। सॉल्ट फैमिली, अब हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट्स कैसे बनते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा है। न्यूट्रलाइजेशन में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एसिड प्लस बेस ये दोनों ही क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर बना देते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूलिफाई कर देते हैं। यानी कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, सॉल्ट बनेंगे। ठीक है, अब इन सॉल्ट्स की पीएच क्या होती है, ये कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन करने वाले बेसिस के, एसिड और बेसिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और उसकी जो पीएच है वो 7 के अराउंड रहेगी या 7 रहेगी। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये कैसा सॉल्ट है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, और इसका हम यूज करते हैं फूड में, घर पे खाना पकाने में। उसके अलावा क्या है,
अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ये दोनों ही आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है, बेस अगर वीक है, तो सॉल्ट जो बनेगा उसकी पीएच कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। एसिडिक होगी इसका मतलब उसकी पीएच लेस देन 7 होगी। इसका एग्जांपल क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट कौन सा बनेगा, वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। जैसे सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, ये सॉल्ट्स के बारे में कुछ जानकारी थी। अब क्या है, ऐसे सॉल्ट जिनमें सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव रेडिकल्स, रेडिकल्स का मतलब क्या होते हैं, आयंस। पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कटायन। ठीक है, सेम कटायन और सेम अनायन प्रेजेंट होते हैं, वो एक ही फैमिली के, वो सेम फैमिली के सॉल्ट्स माने जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये दो सॉल्ट लिख रखे हैं हमारे पास, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। अब इसमें क्या होता है, देखो NaCl, Na प्लस और Cl नेगेटिव, और ये दूसरा जो है सोडियम सल्फेट Na प्लस, यहां लिखते हैं Na प्लस और SO4 2 नेगेटिव। यानी कि ये दोनों जो सॉल्ट है, इन दोनों ही सॉल्ट के अंदर दोनों ही पॉजिटिव आयन जो है, दोनों ही सोडियम आयन है। इसका मतलब ये दोनों ही कौन सी फैमिली के सॉल्ट है, ये दोनों ही सोडियम फैमिली के सॉल्ट हैं। इसी तरह क्या है, सोडियम फैमिली के सॉल्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें दूसरे एग्जांपल, जैसे NaCl यानी कि Na प्लस और Cl नेगेटिव प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड, K प्लस और Cl नेगेटिव। अब इसमें क्या है, दोनों जो नेगेटिव आयन है वो क्लोराइड आयन है। इसका मतलब ये क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट्स हैं। ठीक है, ये सॉल्ट्स फैमिली हो गई, ये सॉल्ट्स फैमिली की कुछ बेसिक जानकारी होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से बनने वाले कुछ कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनको बनाने की प्रोसेस, और वो हमारे डेली लाइफ में कहां कहां यूज आते हैं। ये कंपाउंड्स जो है, कॉमन सॉल्ट से जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एवरी ईयर एक क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, इस प्रोसेस में समझना है और आपको पूरा ज्ञान देना है। चलिए नेक्स्ट। अब हम कॉमन सॉल्ट से बनने वाले कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो ऐसा पहला जो कंपाउंड आता है वो अपने पास आता है कंपाउंड, फर्स्ट जो कंपाउंड है वो आता है अपने पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को कैसे बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ठीक है, NaOH। अब इसको बनाया कैसे जाता है, देखो इसको बनाने की प्रोसेस क्या है, इसको बनाया कैसे जाएगा, इसको बनाएंगे हम कॉमन सोल्ट का यूज करके ही इस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाएंगे। कैसे, देखिए अब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने वाली जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं क्लोर अल्काली प्रोसेस। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कौन सी प्रोसेस से बनाएंगे, क्लोर अल्काली प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, ब्रीन सॉल्यूशन जो होता है, ब्रीन सॉल्यूशन का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ब्रीन सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, तो वो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट दे देगा, वो हमें दे देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ब्रीन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करेंगे, और ब्रीन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्रीन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्रीन सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। यानी कि सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, उस सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं ब्रीन सॉल्यूशन। इस ब्रीन सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के दौरान ये क्या क्या दे देगा, ये दे देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। कैसे होगी ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रोसेस को करने के लिए देखिए हम, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में हम इस तरफ से इसमें ब्रीन सॉल्यूशन एंटर करेंगे, ब्रीन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर उस तरफ से तो हम इसमें ब्रीन सॉल्यूशन एंटर करेंगे, और इस तरफ यहाँ पे हमें कैथोड के पास में, कैथोड के नियर वाले एरिया में, यहाँ पे इस जगह हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH मिलेगा। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, अब इस कंटेनर के अंदर
हमने इसमें ब्रीन सॉल्यूशन एंटर किया है, ब्रीन सॉल्यूशन इस तरफ से एंटर हो रहा है। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, एक इलेक्ट्रोड्स जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा वो एनोड है, और एक इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में जुड़ा होगा वो कैथोड है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोड को हम जोड़ देते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसको हम जोड़ देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में। ठीक है, इस तरह से हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे। सर्किट को कंप्लीट करने के बाद प्लग में जैसे ही हम की प्रेस करेंगे, तो की प्रेस करने के बाद में क्या होगा, इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और इसके अंदर जो भरा हुआ ब्रीन सॉल्यूशन है वो आयंस में ब्रेक डाउन होगा। तो इसमें जब आयंस में ब्रेक डाउन होगा तो ये सोडियम क्लोराइड है, ये Na+ और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा, और जो वाटर है, वाटर H+ प्लस OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा जब ब्रीन सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तब। अब क्या है, ये पॉजिटिव जो आयंस है, ये दोनों ही पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर मूव करेंगे या कैथोड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, कैथोड की ओर बढ़ेंगे, तो कैथोड की ओर बढ़ने के बाद में हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या बना देगा, ये बना देगा हाइड्रोजन गैस बना देगा। कौन सी गैस बना देगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके अलावा Na+ और OH नेगेटिव इस सॉल्यूशन में मिल करके, ये दोनों ही मिल करके Na+ और OH नेगेटिव ये दोनों ही आपस में मिल करके ये क्या करेंगे, ये दोनों ही मिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा हमें कैथोड के पास के रीजन में। ठीक है, उसके अलावा ये जो क्लोराइड आयन है, नेगेटिव आयन, ये क्लोराइड नेगेटिव आयन ये किस तरफ दौड़ेगा, ये दौड़ेगा इस तरफ, एनोड की तरफ। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ दौड़ेगा, और एनोड की तरफ जा करके क्या करेगा, ये एनोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एनोड से इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में ये बन जाएगा क्लोरीन गैस में। ये क्लोरीन गैस बन गया, यानी कि एनोड पे हमें मिलेगी क्लोरीन गैस, कैथोड पे हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और कैथोड के पास वाले रीजन में हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये पॉजिटिव आयन है, सोडियम है, ये भी किस तरफ दौड़ेगा, ये इस तरफ दौड़ेगा अपने कैथोड की तरफ। ठीक है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये दौड़ेगा एनोड की तरफ, और ये दोनों ही सॉल्यूशन में ही रहेंगे, और सॉल्यूशन में रह करके आपस में इनमें बॉन्डिंग हो जाएगी, और बॉन्डिंग होकर के ये क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो इस तरह से इस प्रोसेस में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा रिसीव हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा। ठीक है, अब चलिए इस तरह से ब्रीन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट होता है, और ब्रीन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट हो करके हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रोडक्ट, क्लोरीन गैस दूसरा प्रोडक्ट, और हाइड्रोजन गैस तीसरा प्रोडक्ट रिसीव होता है। अब हम देखते हैं इन तीनों ही प्रोडक्ट के यूजेस क्या हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज है, ये मेटल को डीग्रीस करने में काम आता है। ठीक है, उसके अलावा सोप और डिटर्जेंट बनाने वाली इंडस्ट्री में काम आता है। उसके अलावा पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, कागज बनाने वाली इंडस्ट्री में। ठीक है, उसके अलावा एनोड पे बनने वाली क्लोरीन गैस की क्या यूजेज है, क्लोरीन गैस का सबसे इंपॉर्टेंट यूजेज है, ये वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में काम आती है। ठीक है, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में काम आती है, जिसके बारे में आपने क्लास 7 के अंदर पढ़ा होगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WWTP। इसके अंदर इसका यूज किया जाता है क्लोरीन गैस का। उसके अलावा पीवीसीज में इसका यूज किया जाता है, CFCs में इसका यूज किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर की प्रोड्यूसिंग में, इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में इस क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। अभी हम नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, तो हम देखेंगे कि किस तरह से इस क्लोरीन गैस का यूज करके हम ब्लीचिंग पाउडर बना पा रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है कैथोड के ऊपर जो हमें प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वो क्या रिसीव हुआ है, वो रिसीव हुआ है हमें हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का यूज क्या है, हाइड्रोजन गैस का यूज है, इसका यूज एज ए फ्यूल किया जाता है। उसके अलावा मार्गरीन बनाने में किया जाता है। मार्गरीन क्या होता है, डालडा घी जैसा एक सब्सटेंस होता है, उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा इसको फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स के लिए अमोनिया बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्लोर अल्काली प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्लोर अल्काली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस की जो प्रोडक्ट है
एक प्रोडक्ट क्या है, क्लोर यानी कि क्लोरीन, और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, अल्काली। अल्काली का मतलब क्या होता है, NaOH, यानी कि वाटर में डिजोल्व जो बेस हमें रिसीव होते हैं उनको हम अल्कालीज बोलते हैं। यानी कि इस प्रोसेस में एक क्लोरीन बन रही है, दूसरा अल्काली बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्काली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो कंपाउंड्स हमारे पास आते हैं वो आते हैं एक तो ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो पहले हम समझते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, उसके बाद में हम उसके यूजेस देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा कैसे बनता है, और फिर हम उसके यूजेस देख लेंगे। चलिए, तो ब्लीचिंग पाउडर देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का हमारे पास फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होता है, केमिकल नेम इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये तो हो गया इसका केमिकल नेम, ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला, और ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये है इसका कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की जो प्रोसेस है, अभी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था क्लोर अल्काली प्रोसेस के बारे में। ठीक है, क्लोर अल्काली प्रोसेस के अंदर जो क्लोरीन गैस बन रही है उसका एक यूजेस हमने देखा था कि इसका यूजेस जो है, इसका यूज है कि इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। अब देखो, क्लोरीन का यूज करके हम ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, ड्राई स्लैग्ड लाइम यानी कि सूखे बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस फ्लो करते हैं। क्लोरीन गैस फ्लो करने पर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा, और इसके साथ ही साथ क्या बन जाएगा, इसके साथ ही साथ वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ड्राई स्लैग्ड लाइम पर क्लोरीन गैस फ्लो करने पर, या ड्राई स्लैग्ड लाइम पर क्लोरीन गैस के एक्शन से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसको ही हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है, दूसरा प्रोडक्ट अपने पास वाटर बन जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपाउंड्स है जो बोर्ड एग्जाम्स में, पिछली कुछ बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है और वापस भी पूछ सकते हैं, तो इसके यूजेस ध्यान रखने हैं। अब ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिलेन को ब्लीच करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा इसका यूज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है पीने के पानी को डिसइंफेक्टिंग करने में, यानी कि पीने के पानी को साफ करने में भी इसका यूज किया जाता है, इन्फेक्शन से फ्री करने में। ठीक है, तो ये है कुछ इसके ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का एक यूजेस ये भी है कि इसका यूजेस किया जाता है पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में। पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प जो होता है, वुड पल्प को ब्लीच करने में भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि मोस्टली इसका यूज जो है वो ब्लीच करने के लिए किया जाता है। ब्लीच का मतलब क्या है, किसी भी चीज से एक्स्ट्रा जो कलर है उस कलर को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अब जो अपने पास एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है वो आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसका यूज क्या है, देखो इसका यूज है फूड आइटम्स को जल्दी पकाने में। उसके अलावा पकोड़े जो हम बनाते हैं उन पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए। उसके अलावा केक्स में भी इसको डाला जाता है, केक्स, पेस्ट्रीज, इडली, इन सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है। जैसे केक को स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाने के लिए, केक को राइज करने के लिए, उसको फुलाने के लिए इस बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, अब बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका हो गया केमिकल नेम। उसके अलावा इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब इसको बनाने की प्रोसेस क्या है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसको भी सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट का यूज करके ही इसको बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम ब्रीन सॉल्यूशन जो होता है, ब्रीन सॉल्यूशन,
उस ब्रेन सॉल्यूशन के अंदर दो गैसेस फ्लो करेंगे, एक तो हम इसमें फ्लो करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरी हम इसमें फ्लो करेंगे अमोनिया गैस। जब दोनों ही गैस ब्रेन सॉल्यूशन के अंदर फ्लो की जाती है तो ये एक अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो एक कंपाउंड जो बनता है या एक प्रोडक्ट जो बनता है वो तो बनता है NH4Cl प्लस दूसरा कंपाउंड या दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है NaHCO3। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्रेन सॉल्यूशन का। ब्रेन सॉल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस फ्लो करने पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, अब क्या है, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं या इसको गर्म करते हैं, कब, खाना पकाने के दौरान, जब हम इसको खाना पकाते समय खाने में मिलाते हैं या जब इसको हीट करते हैं, तो हीट करने के दौरान क्या होता है, इसको हीट करने के दौरान सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ ही साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इस रिएक्शन के ड्यूरिंग रिलीज होती है, यही गैस क्या करती है, ब्रेड को राइज करती है, केक को स्पंजी और सॉफ्ट बनाती है, केक को स्पंजी और सॉफ्ट बनाती है। ठीक है, अब क्या है, इसके बेकिंग सोडा या ये जो बेकिंग सोडा है इसको क्या करते हैं हम, देखो खाना पकाते समय हम क्या करते हैं, खाना पकाते समय हम बेकिंग सोडा को खाने में मिलाते हैं। अब ये क्या करता है, जब हम इसको खाने में मिलाते हैं तो ये खाने पीने की चीजों में प्रेजेंट माइल्ड एसिड के साथ में रिएक्ट करता है और माइल्ड एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, दूसरा वाटर बना देता है और तीसरा क्या बना देता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का मतलब क्या है कि खाने पीने की चीजों में जो भी एसिड प्रेजेंट है उस एसिड का क्या बना देगा, उस एसिड का सोडियम सॉल्ट बना देगा। अब क्या है, जब खाना पकाते समय हम इसको बेकिंग सोडा को खाने की चीजों में मिलाते हैं तो उस दौरान जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही क्या करती है कि जैसे केक है तो केक को स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाती है, उसको स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाती है, और केक को राइज करती है यानी कि उसको फुलाती है, पेस्ट्रीज को फुलाती है। तो इस तरह से पेस्ट्रीज, केक, इनको राइज करने में, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने में किसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का। बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट यूज है, ये बोर्ड एग्जाम्स में पहले भी पूछ रखा है और ये वापस भी पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो चीजें हमारे पास आती है वो है बेकिंग सोडा के यूजेस जैसे तो हमने अभी देखे ही हैं कि इसका यूज क्या होता है, खाने पीने की चीजों को जल्दी पकाने के लिए इसका यूज किया जाता है, केक को स्पंजी और सॉफ्ट बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने में इसका यूज किया जाता है। लेकिन अब इसके कुछ दूसरे यूजेस भी हैं, तो इसका नेक्स्ट यूज क्या है, इसका नेक्स्ट जो यूज है वो ये है कि इसका यूज किया जाता है एंटाएसिड्स के रूप में। किसके रूप में, एंटाएसिड्स के रूप में। एंटाएसिड्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने अभी तुमको पहले थोड़ी देर पहले बताई था कि एंटाएसिड्स क्या होते हैं, वो मेडिसिन्स जो क्या करती है, हमारे स्टमक में रिलीज होने वाले एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को कंट्रोल करती है, उनको हम एंटाएसिड्स बोलते हैं। तो इसका एक एंटाएसिड के रूप में भी यूज किया जाता है। उसके अलावा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का। उसमें क्या करता है ये बेकिंग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेजेंट एसिड के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही क्या करती है, फायर को कंट्रोल करने में यूज ली जाती है। तो इस तरह से बेकिंग सोडा का या बेकिंग सोडा के ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। खाना पकाते समय जब हम इसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बना देता है, सोडियम कार्बोनेट बना देता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट जो कंपाउंड्स हमारे पास आता है वो है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट कौन सी चीज आती है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा को बनाने की प्रोसेस क्या है या हम इसको किस तरह से बनाते हैं। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
ठीक है। अब इसको बनाने की प्रोसेस क्या है, इस अभी पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको जब हम हीट कर रहे हैं तो हीट करने के दौरान क्या बन रहा है, उसको हीट करने के दौरान सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से हमको क्या मिल जाता है, हमको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिल जाता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से हमको कौन मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से हमको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिल जाता है। ठीक है। यानी कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था उसको गर्म करने से जो सोडियम कार्बोनेट बना है, इस सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से हमको क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिल जाएगा। और यही क्या होता है, ये होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, रिक्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में क्या किया जाता है, ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको वाटर के साथ में गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में फिर इसमें से जो डिसॉल्व नहीं होने जैसी इंप्योरिटीज है उनको तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से क्या कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है। और बाद में जो डिसॉल्वेबल इंप्योरिटीज है वो सॉल्यूशन में रह जाती है। और जैसे जैसे ये क्या होता है, ठंडा होता है और वापस ड्राई होता है, ड्राई होने के बाद में क्या हो जाता है, इसका सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स हैं यही क्या है, यही हमारे पास वॉशिंग सोडा है। ठीक है। अब क्या है, सोडियम कार्बोनेट के यूजेस क्या हैं, देखो सोडियम कार्बोनेट का यूज क्या है, इसका पहला यूज है ग्लास, सॉप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। और डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट है ये, यानी कि घरों में क्लॉथ्स वगैरह वॉश करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इसी का यूज किया जाता है। उसके अलावा सोडियम के दूसरे कंपाउंड्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, जैसे बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, ये ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है कि ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम आता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी दे रखे हैं कि ऐसा कौन सा सोडियम का कंपाउंड्स है जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम आता है, तो वो कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो इस सॉल्ट के साथ में प्रेजेंट है ये इसको क्या वेट रखते हैं या इसको गीला रखते हैं क्या, तो अपना आंसर क्या है, नहीं, ये इस सॉल्ट को गीला नहीं रखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है, ये इस सॉल्ट को केमिकली बॉन्डेड करके रखता है और क्रिस्टल की स्ट्रक्चर देता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये क्रिस्टल की फॉर्म में हमको दिखाई देता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इस वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या ये जो सॉल्ट दिखाई दे रहा है हमें, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या गीला होता है, तो ये गीला नहीं होता है। ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या करते हैं, इस सॉल्ट को केमिकली बॉन्डेड करके रखते हैं, उसके अलावा इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर देते हैं, जिसकी वजह से इस सॉल्ट के हमें क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। क्रिस्टल्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं सोडियम कार्बोनेट के। वॉशिंग सोडा देखा होगा आपने, तो उसमें वॉशिंग सोडा के हमें क्या दिखाई देते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स, दाने दिखाई देते हैं, जैसे शुगर के क्रिस्टल्स होते कि नहीं होते, उस तरह से। अब नेक्स्ट जो अपने पास आता है टॉपिक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और फिर देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट अब अपने पास आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या आर क्रिस्टल्स आर रियली ड्राई, क्या ये सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं क्या ये वास्तव में ड्राई होते हैं या क्या होता है। ठीक है। या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, किसी भी सॉल्ट के यूनिट फॉर्मूला में, किसी भी सॉल्ट के 1 यूनिट फॉर्मूला में, किसी भी सॉल्ट के 1 यूनिट फॉर्मूला में जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन वाटर के मॉलिक्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं, उनको ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें
तो जैसे Na2CO3.10H2O, ये सोडियम कार्बोनेट का 1 यूनिट फॉर्मूला है। इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसका मतलब ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यही क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो इसको क्या करते हैं? केमिकली बॉन्ड करके रखते हैं और उसके अलावा इसको एक क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर देते हैं। इस तरह से दूसरे ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, एक होता है अपने पास, नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम इनको, ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये ब्लू कलर का होता है, इसलिए हम इसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल। अब क्या होता है, अगर हम इसको हीट करें, इसको अगर हम हीट करते हैं, ये जैसे मान लो अगर हम इसको हीट करते हैं, तो हीट करने के दौरान क्या होता है, ये अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स को लॉस करके ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, अब अगर हम इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कुछ वाटर की ड्रॉप्स ऐड कर दें तो इंस्टेंटली ये अपने ब्लू कलर को वापस क्या कर लेता है? रीस्टोर कर लेता है। मतलब अगर हम इसमें पानी ऐड कर दें तो ये वापस ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा या ब्लू विट्रियोल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसको हम बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म इसका होता है पीओपी। ठीक है, पीओपी ये होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। अब क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब इसको बनाने की प्रोसेस क्या है, इसको हम किस तरह से बनाते हैं? इसको बनाने की प्रोसेस है कि जो जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, या ये जो है इसको हम बोलते हैं जिप्सम, अगर हम इस जिप्सम को क्या करते हैं 373 केल्विन पर हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद क्या होगा, हीट करने से ये 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देगा और ये बदल जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में। और ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है इसी को हम बोलते हैं पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब क्या होता है कि हमें इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम खुले में नहीं छोड़ सकते। इसका रीज़न क्या है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर हैं उसमें ये क्वेश्चन दे भी रखा है कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयर टाइट कंटेनर में पैक करके क्यों रखना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है एनवायरमेंटल मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करके हार्ड और यूजलेस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इसीलिए हम इसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखते हैं। अब नेक्स्ट, इस पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो यूजेस हैं उसके ऊपर हम थोड़ा अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या यूजेस हैं। अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं इसको, जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती है उनको वापस अटैच करने के लिए या उनको जोड़ने के लिए। ठीक है, फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं उनको जोड़ने के लिए डॉक्टर इसका यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज किया जाता है डेकोरेशन के सामान बनाने में। ठीक है, और टॉयज वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ यूजेस हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है। एक तो डेकोरेशन का सामान बनाने में इसका यूज होता है, और प्लेइंग टॉयज यानी बच्चों के लिए खिलौने बनाने में इसका यूज होता है।
और दूसरा जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर इसका यूज करते हैं मरीज की या पेशेंट की ब्रोकन बोन्स को अटैच करने के लिए या उनको जोड़ने के लिए। ठीक है, अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे। उसके अलावा बोर्ड एग्जाम टिप में अपने पास क्वेश्चंस दे रखा है कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयर टाइट या मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर स्टोर करके क्यों रखना चाहिए। इसका रीजन यही है कि इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट कर लेता है और धीरे धीरे यूजलेस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी रिएक्शन ये दे रखी है। इसीलिए हम इसको मॉइस्चर फ्री कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये चैप्टर अपना हो गया है पूरा का पूरा कंप्लीट। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया है, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट